NCERT के डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार चौबे, विज्ञान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय द्वारी से। आज के पाठ में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में ध्वनियों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हम अपने आसपास जो अलग अलग तरह की ध्वनियों को सुनते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं, उसमें हम अंतर कैसे कर पाते हैं और किस प्रकार कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस ध्वनि पाठ के दूसरे भाग को। चलिए तो पाठ को शुरू करने के पहले आपको एक खिलौना दिखाता हूँ। आप इस तरह से कागज़ के 2 टुकड़े ले सकते हैं, रबर के टुकड़े हो तो और भी अच्छे हैं, और इसको दोनों को एक के ऊपर रखिए और इस तरह से पकड़िए कि थोड़ा सा इसमें गैप दिखे। अब इसमें जोर से फूंक मारते हैं। आपने देखा होगा कि सीटी की आवाज निकलती है, फूंक मारने से सीटी की आवाज निकलती है, आपने सुना होगा। तो ये आवाज क्यों निकलती है? और हम जब बोलते हैं, हमारे मुंह से जब ध्वनि निकलती है तो वो क्यों निकलता है? क्या इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है, कोई संबंध है? क्या हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी संरचना है जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है? अगर है तो वो किस तरह की संरचना है? क्योंकि हमने पिछले पाठ को जब छोड़ा था, पिछले भाग को, तो हमने यही कहा था कि आगे चल के हम यही देखेंगे अगले भाग में कि हमारे शरीर के अंदर वो कौन सा भाग है, वो कौन सा यंत्र है जिसके कारण ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः ध्वनियाँ तो आपने देखा होगा पहले भाग में कि या तो उस पर ठोकर मारने से या पटकने से या उसको खींचने से उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, आप बोलते हैं तो वो आवाज़ें कैसे निकलती हैं? वो ध्वनि हमारे मुंह से कैसे निकलती हैं? वो क्या किसी चीज़ पर टक्कर होता है या खींचा जाता है या पटका जाता है? हमारे शरीर के अंदर वो कौन सी प्रक्रिया होती है? चलिए इसे हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है, कौन सा भाग है। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि देख रहे होंगे आपके सामने बोर्ड पर एक चित्र बना हुआ है। आप ऐसा करें बच्चों, आप अपने गले पर हाथ उंगली को रखें। आप देखेंगे कि उभार नजर आएगा आपके गले में। इसे हम कंठ बोलते हैं, या इसे विज्ञान की भाषा में हम लोग इसी को वाक यंत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग साउंड बॉक्स जैसे हम लोग देखते होंगे, आप डीजे बजता होगा, किसी तरह का ध्वनि उत्पन्न होता है तो उसमें स्पीकर होता है और वो कंपित होता है तो उससे आवाज़ें निकलती हैं, गाना है या जो भी आप सुन पाते हैं, किसी की आवाज़ सुन पाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है उसे वाक यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे आप कंठ के नाम से भी जानते होंगे। यह उभार होता है। जब आप बोलते हैं तो यहाँ देखते होंगे कि इसमें कंपन होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये किस तरह से होता है, इस क्रियाविधि को हम लोग समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कागज के 2 टुकड़े हैं, तो ये पतले टुकड़े हैं। तो इसी तरह के 2 वाक तंतु होते हैं हमारे कंठ में। हमारे कंठ में 2 वाक तंतु होते हैं, दोनों तरफ लटके होते हैं, और उनके बीच में पतली झिर्री होती है। और जब फेफड़े से वायु को, आप पिछले कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, फेफड़े में वायु का आदान प्रदान कैसे होता है। तो फेफड़े से जब वायु को बलपूर्वक तेजी से हम जब बाहर निकालते हैं तो वो वायु इन दोनों वाक तंतुओं के बीच से जो पतली झिर्री है उससे होकर के गुजरती है। अब इस क्रम में क्या होता है, इन तंतुओं में कंपन होता है, और उस कंपन के आधार पर हमारे मुंह से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये भी एक तंतु के समान था, और जब हमने जोर से इसमें फूंक मारा, जब जोर से फूंक मारते हैं तो एक सीटी की आवाज निकलती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो ये वाक यंत्र है, कंठ है, इससे जब फेफड़े से वायु बलपूर्वक तेजी से बाहर निकलती है एक झटके में, तो इन दोनों तंतुओं में, इस तरह के तंतुओं में कंपन होता है, और उस कंपन के कारण वो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो सीटी की आवाज निकल रही है, तो यहाँ भी कंपन होता है, तो सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए। तो हम जो ये बोलते हैं, अलग अलग तरह के वर्ण बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो ये कैसे होता है? तो आप हिंदी का कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो ध्वनि जब कंठ से निकलती है तो हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं, जीभ हैं, ओठ है, कंठ है, उससे उसका उपयोग करके हम लोग अलग अलग तरह की आवाज को निकालते हैं। जैसे आप जानते होंगे, जैसे प, फ, ब,
भ म बोलते हैं तो आपका ओठ सटता है। बिना ओठ को सटाए आप चाहें आप प नहीं बोल सकते हैं। तो वो जो कंठ से जो ध्वनि निकल रही है बाहर, जब ओठ का उपयोग करके जब हम उस आवाज को बाहर निकालते हैं तो हमारे मुंह से प फ ब भ या इस तरह के ध्वनियां आवाजें निकलती हैं। उसी तरह से अलग अलग स्थान से कुछ ध्वनियां तालू के सहारे निकलती है, कुछ ध्वनियां कंठ के सहारे निकलती है। तो ये अलग अलग तरह की ध्वनियां होती है। तो मूल बात हमें जो समझना था कि हमारे शरीर से हम आवाज कैसे निकालते हैं। क्या वहां पर कुछ ठोकर मारा जाता है, पटका जाता है, खींचा जाता है, तो किस तरह से होता है? आपने समझा कि दो वाक तंतु होते हैं। हमारा जो ये वाक यंत्र है, दोनों वाक तंतु के बीच में पतली झिर्री होती है और जब वायु उससे होकर के तेजी से बाहर निकलती है तो इन वाक तंतुओं में कंपन होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, हम लोगों ने जैसा कि समझा कि जब फेफड़े बलपूर्वक वायु को पतली झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु में कंपन होता है। अब इन कंपन के कारण, वाक तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम जानना चाहेंगे बच्चों कि ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है, आप बोलते हैं, आपकी मम्मी बोलती होंगी, आपके पापा बोलते हैं, आप सबकी आवाज को बिना देखे पहचान लेते होंगे। मम्मी दूर से रसोई घर से आवाज देती होंगी आपको, तो आप समझ जाते होंगे कि मम्मी बुला रही है। पापा बाहर दरवाजे से आवाज देते होंगे तो आप समझ जाते होंगे कि पापा की आवाज है। स्कूल में आपकी शिक्षिका आपको बुलाती होंगी, कुछ बोलती होंगी कक्षा के बाहर भी, तो आप समझ जाते होंगे कि हमारी शिक्षिका आ रही हैं। तो ये कैसे समझ पाते हैं? या दूर कहीं ढोल बज रहा होता है, डीजे बज रहा होता है, बांसुरी बज रही होती है, सबकी आवाज को हम लोग क्यों पहचान पाते हैं अलग अलग तरह से? तो आगे हम लोग जानेंगे इसी चीज को कि वो ध्वनियों में क्या होता है, किस अंतर के वजह से हम अलग अलग तरह की ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं और ध्वनियां अलग अलग क्यों होती हैं। आइए तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो ध्वनियां होती हैं वो अलग अलग तरह की क्यों होती है। कोई ध्वनि हमें काफी भारी लगती है, कोई तीखी लगती है, कोई बहुत ऊंची ध्वनि होती है, दूर तक सुनाई देती है, और कोई ध्वनि बहुत धीमी होती है। या छोटे बच्चे की आवाज कुछ अलग तरह की होती है, महिलाओं की आवाज कुछ अलग तरह की होती है, पुरुषों की आवाज कुछ अलग तरह की होती है। ये क्यों होती है? ध्वनि की ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सा गुण है जिसके कारण ये ध्वनियों में हम अंतर कर पाते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। मुख्यतः इसके ध्वनि की जो तीन विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इनका अंतर कर पाते हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते होंगे हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कंपन के तीन आयामों को, तीन इनकी विशेषताओं को। सबसे पहला है कि किसी भी कंपन में एक आयाम होता है। आयाम क्या होता है हम लोग समझेंगे। उसके साथ हर कंपन का एक आवर्त काल होता है। अब इसके साथ साथ प्रत्येक कंपन की एक आवृत्ति होती है जो निर्धारित करती है कि कंपन कैसी होगी, धीमी होगी या ऊंची होगी, या वो भारी कंपन होगी या तीखी कंपन, और उसी के आधार पर ध्वनि में अंतर होता है। तो आयाम क्या होता है इसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आयाम होता है कि कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि कंपन जब किसी वस्तु पर ठोकर लगता है या उसे पटका जाता है या उसे खींचा जाता है और उसे छोड़ा जाता है खींचकर, तो क्या होता है कि उसमें कंपन होता है। और वो कंपन क्यों होता है? तो उस जो पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का वो वस्तु बना है, तो उस पदार्थ में क्या होता है, उसके कणों में कंपन होता है। वो अपने जो माध्य स्थिति है जहां पर अभी है और ठोकर मारने के बाद क्या होता है, उसके आगे पीछे वो कंपन करता है, जिसके कारण अपने आसपास की वायु को भी वो कंपित करता है और इसी तरह से ध्वनि आगे बढ़ती है। तो आयाम में क्या होता है? आयाम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो वो मध्य स्थिति से विस्थापित होता है, या तो ऊपर नीचे होता है या फिर सरल विरल, जैसा कि हमने देखा था पहले भाग में कि वायु में जब ध्वनि गति करती है तो क्या होता है, वो उसका कंपन कैसे होता है। वो जो वायु के कण होते हैं वो ऊपर नीचे कंपन नहीं करते हैं, बल्कि वायु के कण कहीं कहीं सघन हो जाते हैं, कहीं कहीं विरल हो जाते हैं, फिर सघन हो जाते हैं, विरल सघन, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम पानी में, तालाब में, नदी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो जो पानी में जो तरंग उत्पन्न होता है, वो जो कंपन होता है, वो कंपन क्या होता है कि पानी के कण जो है सो वो अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे होते हैं।
एक जगह का पानी का कण ऊपर हुआ नीचे हुआ, उसके कारण उसके बगल वाला पानी का कण ऊपर नीचे हुआ, फिर उसके बगल वाला पानी का कण, जो पानी का कण कंपन कर रहा है वहीं पर होता है। वो तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जाता है, या बीच से चल के वो किनारे नहीं आता है। वो अपने जगह पर सिर्फ ऊपर नीचे कंपन करता है, और उसके बगल वाला पानी का कण जो है सो ऊपर नीचे कंपन करता है। तो उसमें एक आयाम उत्पन्न होता है, आयाम बनता है। आयाम क्या कहता है? जैसे आपको समझने के लिए कि तरंग दिखाया गया है कंपन को, एक्चुअली ये ध्वनि का कंपन नहीं है, ये पानी में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे दिखाने का प्रयास हम लोग समझने का प्रयास करें, क्योंकि आयाम दोनों तरह के कंपन में होता है। जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे तो ये दोनों कंपन को और विस्तार से इसके अंतर को जानेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग देखें सबसे पहले आयाम को समझे कि क्या होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके जो जिस माध्यम में कंपन करती है तो माध्यम के कण जो है भी कंपन करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, दो तरह का कंपन दिखाया गया है। एक जो है माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति, ये बीच का स्थिति जो लाइन ध्वनि थी इसी तरह आगे बढ़ रही है, इधर से इधर बढ़ रही है, इधर से इधर ध्वनि आगे बढ़ रही है, कंपन आगे बढ़ रहा। तो ये कंपन में क्या होता है, जो माध्यम के कण है, देख रहे हैं कि अपना माध्य स्थिति यहाँ पर पहले था कंपन के पूर्व। अब जब कंपन हुआ तो ये ऊपर उठ के यहाँ पर गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर अपना माध्य स्थिति में आ गया, फिर से नीचे गया। तो इस तरह से कंपन आगे बढ़ता है। यहाँ भी वही स्थिति हो रहा है। माध्य स्थिति में कंपन के पूर्व यहाँ पर था माध्यम का कण, अब जो कंपित होने के बाद अपने माध्य स्थिति से ऊपर उठा, यहाँ तक गया और फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर से अपने माध्य स्थिति पर आ गया और वहाँ माध्य स्थिति से नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ पर अधिकतम निचाई पर आकर के फिर ऊपर जा रहा है, फिर माध्य स्थिति में आता है, फिर यहाँ से ऊपर उठना शुरू करता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, यहाँ पर इसका अधिकतम ऊंचाई है, और फिर ये नीचे आता है। इस तरह से ये कंपन आगे बढ़ती है। तो अब हम कहते हैं कि दोनों में क्या अंतर हुआ। आयाम की जब बात करेंगे तो इसका आयाम ये दिखाया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है लंबाई, और इसका आयाम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। क्यों बोला गया इसी को आयाम? क्योंकि इसका परिभाषा कहता है कि अधिकतम विस्थापन, कहाँ से अधिकतम विस्थापन? माध्य स्थिति से। इस माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। तो माध्य स्थिति ये हो गया, अब इससे अधिकतम विस्थापन ये हो गया, तो ये जो लंबाई हुई ये इस तरंग का, इसका आयाम हुआ। लेकिन जब इस तरंग का, इस कंपन का आयाम की बात करेंगे तो ये अपना माध्य स्थिति यहाँ से चला, अधिकतम ऊंचाई यहाँ गया और यहाँ से फिर नीचे आना शुरू किया, तो ये अधिकतम ऊंचाई ये जो हो गई इसका आयाम हो गया। तो देख रहे हैं आयाम क्या हो गया? आयाम है किसी कंपन करती वस्तु के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई तक जाना या अधिकतम नीचे तक आना, दोनों बराबर होता है। ये क्या कहलाता है? उस कंपित वस्तु का आयाम कहलाता है। तो हर कंपित वस्तु का आयाम अलग अलग होता है, या ऐसे कहें कि हर बार एक ही वस्तु को हम कंपन कराते हैं तो अलग अलग आयाम से भी कंपन कर सकती है। तो वो जो आयाम होगा उसी पर निर्भर करेगा कि वो वस्तु से उत्पन्न ध्वनि जो है वो धीमी, कितनी धीमी है या ऊंची है। इसे हम लोग करके भी देखेंगे एक क्रियाकलाप के द्वारा। फिलहाल अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं। तो आयाम आपने समझा। आयाम क्या है कि कोई भी कंपित वस्तु या उस कंपित वस्तु के कारण उसके आसपास के माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति से उनका जो अधिकतम विस्थापन हो, तो अधिकतम विस्थापन अपने माध्य स्थिति से ऊपर भी हो सकता है और अपने माध्य स्थिति से नीचे भी हो सकता है। तो जो अधिकतम विस्थापन है ये क्या कहलाता है? उस कंपन का आयाम कहलाता है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग आते हैं, समझते हैं कि आवर्त काल क्या है। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, काल मतलब समय और आवर्त मतलब बार बार उसको रिपीटेशन। तो एक ही स्थिति को, एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगता है, इसको इस तरह से समझाया गया है कि कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। किस समय को? पूर्ण कंपन करने के समय, जो पूरा कंपन करने में जो समय लगता है, जितना समय में वो पूरा कंपन कोई वस्तु, कंपित वस्तु कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? उस वस्तु का आवर्त काल कहते हैं। तो अब हमें समझना है कि पूर्ण कंपन क्या है। कंपन तो समझ गए कि जब वस्तु अपने माध्य स्थिति से आगे पीछे होती है या ऊपर नीचे होती है तो वो कंपन कहलाता है। लेकिन पूर्ण कंपन किसे कहेंगे? पूर्ण कंपन को हम इस तरह से समझेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक वस्तु
या माध्यम का कण इस माध्य स्थिति से चलता है, यहां तक ऊपर ऊंचाई तक उठता है, फिर वापस अपने माध्य स्थिति तक आ जाता है। जहां से चला उसी स्थिति में वापस आ गया। तो क्या इसे एक कंपन कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये पूरा कंपन नहीं हुआ। पूरा कंपन कब होगा? जब जितना माध्य स्थिति से ऊपर गया है उतना ही फिर माध्य स्थिति से नीचे जाएगा और तब फिर वापस आएगा अपनी माध्य स्थिति में, तब कहा जाता है कि एक कंपन पूरा हुआ। तो ये क्या हुआ? इसका एक कंपन, अब इसका एक कंपन। आप देख रहे हैं यहां से चला, अधिकतम विस्थापित गया, फिर वापस आया, फिर अधिकतम विस्थापन नीचे हुआ, फिर वापस आया। तो ये पूरा एक कंपन हुआ। अब ये कंपन को पूरा करने में जो समय लगेगा, हो सकता है 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, या 1 सेकंड हो सकता है 10 बार कंपन कर ले। बहुत जल्दी कंपन, कोई वस्तु बहुत तेजी से कंपित होती है तो 1 सेकंड में 10 बार, हजारों बार कंपित हो सकती है। या कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 बार कंपित होगी, या 1 से भी कम हो सकती है। वो अलग अलग स्थिति डिपेंड करती है। जो समय लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका आवर्त काल बोलते हैं। तो एक चीज और समझ ले कि जो आयाम है, चूंकि इसको हम लोग दूरी में माप रहे हैं कि कितनी लंबाई अपने माध्य स्थिति से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही हो, तो चूंकि ये लंबाई है तो इसका जो मात्रक होगा उसको हम लोग मीटर होगा, मीटर में मापते हैं इस आयाम को। ठीक है, मात्रक तो लोग आप जान रहे हैं कि हर भौतिक राशि को मापने का एक मात्रक होता है। लंबाई को मापने का मीटर है, वजन को मापने का किलोग्राम है, ग्राम है। लेकिन जब एसआई मात्रक की बात करते हैं तो एक फिक्स होता है। तो इस आयाम का एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, तो आवर्त काल का भी कोई मात्रक होगा। तो ये चूंकि लंबाई को माप रहा है इसलिए इसको मीटर में माप रहे हैं। अब यहाँ समय को माप रहा है कि एक कंपन पूरा करने में कितना समय लगा। तो चूंकि समय को माप रहा है तो इसलिए आवर्त काल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। जो समय का मात्रक है वही, लंबाई का मात्रक मीटर है तो यहाँ भी मीटर है, समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकंड है तो यहाँ सेकंड है। अब हम लोग बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है? यहाँ भी 2 कंपन आपको दिखाया गया है, नाम दिया गया है भारी कंपन, ये तीखी कंपन क्यों कहते हैं सो हम लोग समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी तय करने में पूर्ण कंपन तो समझ गए। पूर्ण कंपन क्या है कि माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई और फिर अधिकतम गहराई और फिर वापस माध्य स्थिति, तब एक पूर्ण कंपन। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना पूर्ण कंपन हुआ है। हाँ, बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक पूर्ण कंपन हुआ। ये अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई, इसको शीर्ष और गर्त भी बोला जाता है। और फिर यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई। तो यहाँ अगर कहें तो एक कंपन, यहाँ से यहाँ तक एक कंपन और यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरा कंपन। तो ये 2 कंपन पूरा कर रहा है। लेकिन जब इस कंपन के बारे में बात करेंगे, इस तरंग के बारे में, इस ध्वनि के बारे में, तो यहाँ आप देखते हैं कि उसी दूरी को तय करने में ये कितने बार कंपित हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक कंपन हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 कंपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 कंपन हुआ। तो 1 कंपन, उसके बाद 2 कंपन, 3 कंपन, 3 से भी थोड़ा ज्यादा बार ये कंपित हुआ है। और ये मात्र 2 ही बार कंपित हुआ है। एक ही दूरी तय करने में ये दोनों तरह का जो कंपन है या ध्वनि है या तरंग है, ये अधिक बार कंपित हो रहा है। मतलब ये जल्दी जल्दी इसका जो है जो अपना शीर्ष गर्त इस तरह से कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, किसकी आवृत्ति अधिक होगी? तो जो बराबर समय में ज्यादा बार कंपित होता है, ज्यादा बार अपने शीर्ष और गर्त की स्थिति में आता है, उसको बोलते हैं कि उसकी आवृत्ति अधिक है। कम है, ज्यादा बार होता है तो अधिक है आवृत्ति, और जिसकी कम बार होती है वो उसकी आवृत्ति कम है। आवृत्ति माने बारंबारता, कितने बार वो कंपन को पूरा कर रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार कंपन को पूरा कर रही है, यहाँ 3 से भी 3.5 बार कहें तो वो वस्तु कंपित हो रही है। तो ये आवृत्ति। तो आपने समझा कि आयाम क्या है और आवर्त काल है और आवृत्ति क्या है। आयाम क्या है? दूरी है, जो अपने माध्य स्थिति से कोई भी कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से उसके माध्यम के ज्ञान या स्वयं उसका पदार्थ का कण जो आगे पीछे होता है या ऊपर नीचे होता है वो कहलाता है उसका आयाम। और एक पूरा कंपन करने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्त काल। और 1 सेकेंड में जितने बार पूरा कंपन कर लेता है पूरा कंपन, वो कहलाती है उसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या कहलाएगी कि कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या
को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड, अगर इसको मान लें कि 1 सेकंड में ये कंपन किया है, ये भी 1 सेकंड में किया है, तो ये 1 सेकंड में 2 बार कंपन किया पूर्ण कंपन, और ये 1 सेकंड में 3.5 बार पूर्ण कंपन किया, तो इसकी आवृत्ति अधिक हुई और इसकी आवृत्ति कम हुई। तो ये होगी आवृत्ति, और इसकी आवृत्ति को, चूंकि कंपन की संख्या को बता रहा है, तो इसको एक अलग इसकी मात्रक है भौतिकी में, जिसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, और इसका सिंपल Hz से इसको निरूपित करते हैं। तो कैसे होता है, 1 हर्ट्ज किसको बोलेंगे कि अगर 1 सेकंड में 1 बार कंपन करती है कोई वस्तु, तो उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज होगी। कोई वस्तु अगर 1 सेकंड में 10 बार कंपन कर लेती है पूर्ण कंपन, तो उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। तो उस आधार पर अगर कहते हैं कि ये दोनों 1 सेकंड में कंपित हुई है वस्तु, तो इसको कह सकते हैं कि इसकी आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, क्योंकि 1 सेकंड में 2 बार पूर्ण कंपन कर रही है। अब इसकी आवृत्ति 3.5 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 3.5 बार ये 1 सेकंड में 3.5 बार ये पूर्ण कंपन कर रही है। तो अभी हमने समझा कि किसी भी ध्वनि का या किसी के कंपन का आयाम क्या है, आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। अब इसे हम लोग कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई आवाज धीमी, कोई ऊंची, कोई तीखी और कोई भारी क्यों होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ वस्तुएं रखी हैं, मैं इससे कुछ क्रियाकलाप करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे और साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज को भी आप सुनेंगे। आप देख सकते हैं ये एक कटोरी है और मेरे हाथ में एक कैंची है। आप धागे से लटका हुआ एक, आप देख सकते हैं ये थर्मोकोल का बॉल है। इस बॉल को मैं यहाँ पर सटा रहा हूं, तो ये स्थिर है। अब इस पर मैं ठोकर मारता हूं, तो आप देख रहे होंगे इसे कंपन को, आगे पीछे कंपन कर रही है वस्तु। फिर से देखिए, आप इसके कंपन को महसूस कर सकते हैं। अब इस पर मैं थोड़ी और जोर से ठोकर मारता हूं, अब इसके कंपन को देखिए, पहले की अपेक्षा इसका कंपन अधिक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि प्रत्येक कंपन में आयाम होता है। वो आयाम क्या है, अपने माध्य स्थिति से जितना आगे और पीछे या जितना ऊपर और नीचे होता है वो उसका आयाम कहलाता है। तो यहाँ जब इस कटोरी पर मैंने धीरे से ठोकर लगाई, तो ये बहुत, इसका आयाम कम है, बहुत कम आगे पीछे अपने माध्य स्थिति हो रहा है। लेकिन इस पर ठोकर यदि हम ज़्यादा जोर से लगाते हैं तो देख सकते हैं कि इसका कंपन पहले की अपेक्षा ज़्यादा, मतलब इसका आयाम बढ़ गया, अपनी माध्य स्थिति से ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है। तो इस स्थिति में इस ध्वनि का आयाम बढ़ जाता है। आयाम बढ़ने से इस ध्वनि ऊंची हो जाती है, और जब आयाम कम होता है तो ध्वनि धीमी ध्वनि होती है। तो इस अंतर को हमने जाना कि कोई भी ध्वनि धीमी क्यों होती है और ऊंची क्यों होती है। अब हम जानते हैं कि कोई ध्वनि पतली मतलब तीखी होती है और कोई ध्वनि भारी होती है। तो ये क्यों होती है, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक घंटी है, ये कंपन कर रहा है, आप इसे भी छू करके या करके देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ इसका आवृत्ति इसकी देखनी है। और फिर एक सीटी है, मैं इसे सीटी को बजा रहा हूं। दोनों ध्वनियों में क्या अंतर दिखा आपको, सुरीली कौन ध्वनि थी या तीखी कौन थी? तो आप कह सकते हैं कि ये सीटी से निकलने वाली ध्वनि तीखी थी, लेकिन इस घंटी से निकलने वाली ध्वनि भारी थी। इसी कारण क्या होता है कि आपकी मम्मी दीदी की ध्वनि आपको पतली सुनाई देती होगी और आपके पिताजी दादाजी की ध्वनि भारी सुनाई देती होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि ये आवृत्ति के कारण, इसकी जो इससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो 1 सेकंड में ज्यादा बार पूर्ण कंपन कर रहा है, लेकिन इससे निकलने वाली ध्वनि 1 सेकंड में कम बार कंपन कर रहा है। तो ये क्या करता है, इसका तारतम्य निर्धारित करता है, इसका तीखापन या भारीपन निर्धारित करता है। इसकी आवृत्ति 1 सेकंड में जितना ज्यादा बार कंपन करेगी वो उतनी तीखी होगी, जितना कम बार करेगी तो कम तीखी होगी, भारी होगी। ये हमने समझा। अब हम आते हैं इसे बोर्ड पर भी समझने का प्रयास करते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किस प्रकार ये धीमा या ऊंचा होना उसके आयाम पर निर्भर करता है और तीखा या भारी होना उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं।
तो अभी आपने दो क्रियाकलाप देखे, अब उस क्रियाकलाप को हम लोग आगे लेके चलते हैं और ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। आपने तो इसके पहले समझा कि ध्वनि का आयाम होता है, उसका आवर्तकाल होता है और उसकी आवृत्ति होती है। तो ये आयाम और आवृत्ति के आधार पर हम ध्वनि का के दो विशेष गुण प्रबलता और तारत्व को समझ सकते हैं। प्रबलता किस पर निर्भर करता है? प्रबलता निर्भर करता है ध्वनि के आयाम पर और तारत्व निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति पर। कैसे करता है? आपने अभी देखा होगा कि जब हमने कटोरी पर ठोकर लगाया तो थर्मोकोल का बॉल पहले थोड़ी दूर कंपन किया और जब मैंने जोर से ठोकर लगाया तो वो ज्यादा आगे पीछे होकर के कंपन कर रहा था, मतलब उसका आयाम बढ़ गया। तो जब जब जैसे जैसे आयाम बढ़ता है तो किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है, ज्यादा प्रबल होता है वो ध्वनि। आयाम बढ़ने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है। अगर कोई धीमी आवाज है इसका मतलब उसकी प्रबलता कम है, और जब कोई आवाज बहुत ऊंची आवाज है तो उसकी प्रबलता अधिक है। जैसे आप नगाड़े की आवाज सुनते होंगे, डीजे के आवाज सुनते होंगे, तो उसकी प्रबलता अधिक होती है, वो ऊंची आवाज कहलाती है। लेकिन जब आप उसके बनिस्पत अपना किसी थाली को पीटते हैं या किसी डब्बे को पीटते हैं तो उससे जो आवाज निकलती है ध्वनि, उसकी प्रबलता कम होती है, वो धीमी ध्वनि, क्योंकि उसका आयाम कम होता है। लेकिन जब भारी आवाज और पतली आवाज की बात करें तब क्या होता है कि वो कहलाता है उसका तारत्व। तो जिस ध्वनि का, जिस आवाज का की आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व अधिक होगा, मतलब वो भारी होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर 1 सेकंड की बात करें कि 1 सेकंड में इस कंपन को दिखा रहा है और 1 सेकंड में इस कंपन को, तो आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 बार पूर्ण कंपन कर रहा है, लेकिन ये जो कंपन है ये 1 सेकंड में 4 बार कर रहा है। इसका मतलब इसका तारत्व अधिक है। अब ये जो ध्वनि होगी ये तीखी ध्वनि, तीखी कंपन या पतली आवाज होगी, जैसे आपकी मम्मी की आवाज, आपकी दीदी की आवाज, ये उनकी आवृत्ति अधिक होती है उनकी ध्वनि में। 1 सेकंड में ज्यादा बार कंपन होता है कंठ में जो तंतु होते हैं, वाक तंतु, और जिनके वाक तंतु 1 सेकंड में कम बार कंपन करते हैं उनकी आवाज भारी होती है। भारी क्यों होती है? क्योंकि 1 सेकंड में कम बार कंपन कर रहा है, मतलब उनकी आवृत्ति कम है, उनका तारत्व कम है। तो हमने देखा बच्चों, आज समझा कि ध्वनि को हम किस आधार पर अंतर कर सकते हैं, उनके आयाम और उनकी आवृत्ति के आधार पर। आयाम अधिक होगा तो उनका प्रबलता डिपेंड करता है और उनकी आवृत्ति पर उनका तारत्व निर्भर करता है। अब हम जानते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम तो कुछ सुनाई नहीं दिया, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं। क्या उन्हें कुछ सुनाई देता है या यूं ही भौंकते हैं? वो किस बात पर निर्भर करता है? आइए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आप अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों की आवाज को सुना होगा, ढोलक, हारमोनियम, सा रे गा मा पा धा निशा की ध्वनियां आपने सुनी होगी। वो कैसे निकलती हैं? आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपके सामने ये 6 गिलास हैं। आप देख सकते हैं कि 6 गिलास में पानी भरे हुए हैं, लेकिन पानी की मात्रा सब में अलग अलग है। इसमें सबसे कम है, थोड़ी पानी की मात्रा इसमें अधिक है, इससे अधिक है। ऐसे धीरे धीरे पानी की मात्रा को बढ़ाते गया हूँ। अब इस पर मैं एक ठोकर लगाता हूँ और देखता हूँ कि इन ग्लास से किस तरह की आवाजें निकलती हैं। क्या ये आवाजों में आप अंतर देख पा रहे हैं? ग्लास वही है, पानी भी है, लेकिन सिर्फ पानी की मात्रा अलग है। तो ये पानी की मात्रा अलग होने से इनसे निकलने वाली ध्वनियां भी अलग अलग हो गई। इसी तरह से हमारे कर्ण पटह में हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कान में कर्ण पटह के बाद जो द्रव होते हैं, जब कर्ण पटह कंपित होता है तो उसके अंदर वाला द्रव भी कंपित होता है और उसके आधार पर हमारा जो मस्तिष्क है ध्वनियों को अलग अलग पहचान करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं, हमें पता नहीं चलता है, कुछ आवाजें नहीं, लेकिन कुत्ते भौंकने लगते हैं। क्यों भौंकते हैं? हाँ, तो इसका आप पता कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि अभी जो हमने आवृत्ति की बात की कि 1 सेकंड में जितने पूर्ण कंपन होते हैं वो आवृत्ति कहलाती है। तो हमारा कान 1 सेकंड में मिनिमम 20 और 1 सेकंड में मैक्सिमम 20,000 कंपन। अगर 20,000 से ज्यादा बार कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उस आवाज को हम
नहीं सुन पाते हैं। और अगर 1 सेकंड में 20 बार से कम कंपन कर रही है कोई वस्तु तो भी उस आवाज को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो लेकिन कुत्ते जो हैं सो इसके से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को भी सुन लेते हैं। तो ये जो ध्वनि है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज हमने जाना था ना कि 1 सेकंड में जितने बार कंपन करते हो वो हर्ट्ज कहलाते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनियों को हम सुन पाते हैं और उसके ऊपर और उसके नीचे की ध्वनियों को हम लोग नहीं सुनते हैं। तो इसी के साथ इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, कुछ रोचक क्रियाकलापों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।